हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी ज़िंदगी और ज़ौक़ के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। हम अब तक जान चुके हैं, समझ चुके हैं कहानीकार का परिचय, भिखारी के कई रूप और कहानी में आए कुछ खास शब्द और उसके अर्थ। यहाँ तक कि कहानी में कितने पात्र आए हैं, उन पात्रों का भी हमने यहाँ संक्षेप में जानकारी हासिल की है, या जो पात्र हमारे कहने से रह गए, इस पिछले वीडियो में हमने जानकारी हासिल की। अब हम चलेंगे एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने वाले हैं। आप पात्रों से परिचित हो चुके। हम चल रहे थे कि नरसिंह बाबू व उनकी पत्नी भी पात्र के रूप में आती है। बरन बाबू और उनकी बहू अंतिम पायदान पर जब कहानी होती है तो रजुआ बीमार भी पड़ता है, खंडहर में रहता है। उस समय जब उसको कोई शरण नहीं दे रहा होता है, रात्रि के समय बरन बाबू की बहू के यहाँ ठहरता है। लेकिन बरन बाबू की बहू उन्हें एक घटना मोहल्ले वालों को बता देती है, जिसमें वह भिखारिन के साथ रहने पर एक लफंगे के द्वारा पीटा जाता है। और इस घटना से वह बरन बाबू की बहू से नाराज हो जाता है। नाराज होकर के शनिचरी को पानी चढ़ाने लगता है, इस उम्मीद में कि मेरी कामना है कि बरन बाबू की बहू दंडित हो, इस बात के लिए कि उसने किस तरह से उसे लेकर के अफवाह उड़ाई है। हमारा अगला कदम है संदर्भ सहित व्याख्या। एक गद्यांश यहाँ लिया गया है, गद्यांश सुन लीजिए पहले, फिर हम कोशिश करेंगे इसकी व्याख्या करने की। रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसे भीख न मांगनी पड़े, और उसे भीख मांगनी भी पड़ी तो इसमें दोष उसका नहीं, चूंकि वह मरना न चाहता था, इसलिए चौंक की तरह जिंदगी से चिपका रहा। इस गद्यांश का संदर्भ आप वैसे बीए करते हुए किए होंगे, लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं। सबसे पहले ये गद्यांश किस रचना से हैं और रचनाकार का नाम क्या है। हम चूंकि रचना से बराबर गुजर रहे हैं, रचना का नाम बखूबी याद हो गया। रचनाकार का नाम अमरकांत, कहानी का नाम जिंदगी और ज़ौक़ से लिया गया है। कुछ घटना इसमें हमें बेकार बतानी पड़ेगी, और घटना भी मैंने मोटे मोटे रूप में बताई है कि जब रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनता है वाचक, इससे पहले क्या हो रहा था, तो आप लगभग जितना आपकी स्मृति में आ जाता है कहानी को पढ़ने के बाद, क्या घटनाएं हुई थी, ठीक इस घटना के बाद ये अंतिम घटना होती है कहानी की, जब कहानीकार ये बताना चाहता है कि वाचक को जो ही पता चला एक अनजान लड़के के द्वारा कहे जाने पर कि रजुआ मर गया, और एक कार्ड लेकर के आता है। कार्ड सामने वाचक के बढ़ा देता है कि आप इसमें लिख दिए कि गोपाल मर गया है और रामपुर में ये चिट्ठी लिखनी है उनके घर वालों को। पूर्व में घटी ये घटना, मारपीट होती है उसके साथ, वो बेगारी करता है आदि, यानी कुल मिला के ये कि उसका जीवन लगभग निरर्थक होता है, फिर भी उसे जीवन का मोह है। इसे लेकर के इस गद्यांश की चर्चा की जा सकेगी। पंक्ति देखिए शुरुआती, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा बहुत बड़ा बोझ हट गया हो।
कथावाचक का कथन व विचार है, द्वंद्व उसके अंदर होता है और वो कह रहा है कि उसे बड़ी शांति महसूस होती है, इसलिए कि इस अजूबे भिखारी को लेकर के उनके मन में उद्वेलन होता था, संवेदनाएं थी, उसके साथ घटी घटनाएं, मारपीट की खास घटना जो शुरुआत में होती है, वो सारे मोहल्ले को देखता है कि हर कोई उसे पीट रहा है और वाचक मूक है, लेकिन अंदर उसके उद्वेलन है और वो हर वक्त भिखारी के साथ होता है। भिखारी के प्रति संवेदनशील अगर कोई पात्र है इस कहानी में तो वो कथावाचक है। इसलिए वो सोचता है और देखता है, बराबर गौर करता है और अंतिम समय में जब ये सुनने को मिला कि वह मर गया है, और ये बात इसलिए कि उससे घर पर ये एक सूचना लिखवाने के लिए लड़का आता है, सुनते ही कथावाचक के हृदय को अपूर्व शांति मिलती है। क्यों मिली अपूर्व शांति? क्योंकि अब उसे और बेगार नहीं करनी पड़ेगी, बेवजह काम नहीं करना पड़ेगा, अपमान नहीं सहना पड़ेगा, बेवजह दूसरे के टुकड़े नहीं खाने पड़ेंगे। बार बार उसे जो मार पड़ती है उससे उसे मुक्ति मिल गई। इसलिए कथावाचक के दिमाग पर बहुत बड़ा जो बोझ था, इस बात को सुनते ही हट जाता है, वो हल्का हो जाता है। कथावाचक इस तरह से सोचता है, किसी की मौत की कामना कोई नहीं करता, अगर करता है तो वो व्यक्ति दुनियादारी से मुक्त कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, या फिर उसका वो खास कहलाएगा जो जिसे पीड़ित देख करके कि इसकी पीड़ा से इसे मुक्ति मिली। ऐसे ही यहाँ पर इस भिखारी की जो कष्ट था, पीड़ा थी, नासमझियाँ रही थी, उससे उसको मुक्ति मिलती है और सबसे ज़्यादा खुश होने वाला यहाँ पर कथावाचक दिखाई देता है। इस बात का उसके दिमाग पर बोझ था जो हट जाता है। वो कहता है, उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी। घृणा क्यों कर होना चाहिए? पाठक सोचने पर मजबूर करता है। पाठक सोचता है कि कथावाचक इसलिए कि लोग उसे देखते ही स्वार्थी, लालची हो उठते हैं, उसे मजदूरी दिए बिना काम करवाते हैं, वो सारा कुछ अपना दोष उन्हें देता है। आगे देख चलते हैं। और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसे भीख न मांगनी पड़े, और उसे भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें दोष उसका नहीं, क्योंकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, जैसे इस रजुआ की आदत हो गई थी। शुरुआत में देखा कि वो 2-4 घरों में भीख मांगता, लेकिन बाद में भीख मांगना भी बंद कर देता है। इसलिए कथावाचक कह रहा है कि कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए, ऐसे कुछ काम किए, किसी एक घर में रहने लग जाता था, और शुरुआत में हमने देखा कि वो भिखारी कहलाता है लेकिन भिक्षा नहीं मांगा करता था, बल्कि शिवनाथ बाबू के घर में दिखाई देता है। और घटना पहली घटती है कि उसको साड़ी की चुराने का दोष मढ़ दिया जाता है, फिर भी वो उस मोहल्ले को नहीं छोड़ता। इसलिए कहा जाता है कि वो कोशिश ये करता था कि उसे भीख न मांगनी पड़े, और उसे भीख मांगनी भी पड़ जाए तो इसमें कोई उसे दोष न दे। अंतिम पंक्तियां हैं जो बड़ी मार